हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटेक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं MPS 003 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 3। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे और फॉलो कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पे। जो भी आपकी क्वेश्चन क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और वो ये कि टोटल MPS 003 के 3 पार्ट आए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और आज हम करेंगे पार्ट 3। तीनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने पिछले 7 साल के जो क्वेश्चंस हैं, जो PYQs हैं, उनको यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी इनमें ऐड कर दिया है। तो इसलिए सारे ही जो पार्ट है इंपॉर्टेंट है, तो सारे पार्ट देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके स्टडी ग्रुप्स वगैरह हैं वहाँ पे शेयर करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड एथनिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। बहुत आसान भाषा में समझेंगे और बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको इसमें रिपीट दिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। फर्स्ट ये बोल रहे हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होता है। देखो, जब आपकी जो पहचान है ना, जब जो आपकी आइडेंटिटी है, जब उसको इस्तेमाल किया जाए राजनीति के अंदर या पॉलिटिकल मीन्स में, है ना, पॉलिटिकल पर्पस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। यानी कि आपकी कास्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर जो मेजॉरिटी है वहाँ पे जाट रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ का जो वोट बैंक है वो जाट है, वो डिसाइड करेंगे किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं। ऐसे वेस्टर्न यूपी है, ऐसे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे ट्राइब्स के ऊपर है या फिर वहाँ के लोगों के ऊपर है। तो क्या होता है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंदर आपकी जो आइडेंटिटी है, इसमें आपकी कास्ट आ सकती है, आपका रिलीजन, आपका लैंग्वेज, रीजन, जेंडर, ये ट्राइब, इन सब जो है ये सब ऐड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो BSP है, BSP को जो सपोर्ट है वो दलित करेंगे क्योंकि वो दलित के लिए बनाई गई है, राइट। और जो समाजवादी पार्टी है वो बेसिकली जो OBC हैं उनके लिए बनी है ना। और ऐसे ही आज़ादी के टाइम पे जो मुस्लिम लीग बनी थी वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, तो इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मीन्स पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन आइडेंटिटी लाइक कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, जेंडर और ट्राइब। पीपल सपोर्ट लीडर्स और पार्टीज हु रिप्रेजेंट देयर आइडेंटिटी ग्रुप। लोग उन्हीं लीडर्स को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो कि उनकी आइडेंटिटी ग्रुप को सपोर्ट करता है। अब वो उनकी जगह से है, उनकी जाति से, उनके धर्म से है, उनकी बोली बोलने वाले हैं, कोई भी है। ठीक है, इट हेल्प्स marginalized group like Dalit, women and minority to raise their problem। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पहले का समय था, उस समय में जो स्लेव्स होते थे, जो विमेन्स होती थी और जो इलिटरेट जो लोग होते थे, है ना, या फिर जो पुअर पीपल होते थे, उन सबको सिटीजन कंसिडर नहीं किया जाता था। सिर्फ पढ़े लिखे अमीर लोग ही सिटीजन माने जाते थे और वही वोट वगैरह करते थे और सारी डिसीजन मेकिंग का पार्ट होते थे। तो इसलिए जो पार्टी जो लीडर्स हैं, इन्होंने ये जितने भी मार्जिनलाइज ग्रुप है, इन सब की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रेस किया है। ठीक है, सो इट गिव्स पीपल अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड रिकॉग्निशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई दलित्स के लिए पार्टी बन रही है और वो दलित्स के फेवर में काम कर रही है, फिर कोई विमेंस के लिए कोई पार्टी बन रही है और उनके फेवर में काम कर रही है, तो फिर उसको सपोर्ट करेंगे, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगा, राइट। इट कैन लीड टू वोट बैंक पॉलिटिक्स और इसी को हम वोट बैंक पॉलिटिक्स भी बोलते हैं। समटाइम्स इट क्रिएट्स डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। बट समाज में इसकी वजह से डिवीजन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि सब अपना अपना वोट बैंक तैयार करने में लगे होते हैं और इंडिया की वो जो यूनिटी है, जो डाइवर्सिटी है, वो फिर हमें वहाँ पे डिवाइड होती हुई दिख जाती है, राइट। In democracy, identity politics is common because people want their rights and representations. Next है ethnic politics in India। तो जैसे कि मैंने भी आपको बोला था कि ये वाली जो वीडियो है, इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सिमिलर दिखेंगे या रिपीट दिखेंगे। वो इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस अलग से आते हैं तो अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट एग्जामिनर उसको थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेता है, तो इसलिए ये क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी हम इसको कवर करेंगे। अभी जो हमने पढ़ा है यहाँ पे सेम चीज़ ही है। एथनिक पॉलिटिक्स का मतलब है जब आपकी जो आपकी एथनिक आइडेंटिटी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल मीन्स के लिए। ठीक है, आपकी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके कल्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके ट्राइब या रीजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया के अंदर बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, जो एथनिक पॉलिटिक्स काफ़ी कॉमन है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हमारे लीडर्स हैं ना, ये क्या करते हैं कि ये जब इलेक्शंस का टाइम होते हैं ना, तो ये हर स्टेट में जाते हैं, कोई भी लीडर हो शुरू से अब तक, ये हर स्टेट में जाते हैं और वहाँ पे जाके ये बिल्कुल ऐसे दिखाते हैं कि हम यहीं के हैं, है ना। राजस्थान जाएंगे तो वहाँ की बोली, वहाँ का खाना, वहाँ का पहरावा, राइट। और नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ की बोली, वहाँ का पहरावा, वहाँ का खाना। साउथ में जाएंगे तो धोती पहन लेंगे, टीका लगा लेंगे। और पंजाब जा रहे हैं तो गुरुद्वारे जाएंगे, जिससे कि क्या कर सकें, क्योंकि देखो पॉलिटिक्स ना अब इमोशन पे चलती है,
राइट, डेवलपमेंट पे नहीं चलती है, हमने पढ़ा था ना पहले भी। तो ये बोल रहे कि इंडिया के अंदर देयर आर सो मेनी एथनिक ग्रुप, सो एथनिक पॉलिटिक्स यहाँ पे बहुत कॉमन है। एग्जाम्पल है दैट इंक्लूड पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज, ट्राइब और रीजनल कल्चर, इन सभी के ऊपर पॉलिटिक्स होती है। इट हेल्प्ड इन द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, और कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक स्टेट भी बने, यानी लैंग्वेज के आधार पर जो राज्य बने हैं वो इसी की वजह से बने हैं, राइट, जैसे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इट हेल्प्स एथनिक ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर एंड राइट्स। अब यहाँ पे जो लोग हैं वो भी सपोर्ट करते हैं इन लीडर्स को, क्यों? क्योंकि भाई उनके हक के लिए बात कर रहे हैं ना, वो तो उन्हें बाकी उससे क्या ही मतलब है, जब उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनको यही तो चाहिए। सो सम टाइम इट लीड्स टू डिमांड फॉर ऑटोनॉमी एंड सेपरेट स्टेट। अब यहाँ पे ये कभी कभी ऑटोनॉमी की डिमांड कर देते हैं, सेपरेट स्टेट की डिमांड कर देते हैं। इफ नॉट हैंडल्ड वेल इट कैन कॉज वायलेंस एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट, यानी कि अगर इसको आप तरीके से हैंडल नहीं करते हो तो फिर वायलेंस भी होता है और सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी होता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ दी गई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, हम सब जानते हैं। तो वहाँ पे हर एक चीज़ का सॉल्यूशन पहले से ही दिया हुआ है कि कैसे इन एथनिक पॉलिटिक्स में जो भी चीज़ें आती हैं उनको मैनेज करना है फेडरलिज्म या डेमोक्रेसी के थ्रू। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द इंडियन इकोनॉमिक सिनेरियो इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब आप कहोगे ये नया क्वेश्चन है, तो ये हमने पढ़ा है, एलपीजी वाला ही है ये, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाला। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड समझा करो। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहे हो फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर जो कुछ कंट्रीज है, राइट। सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स ओपनिंग द इंडियन इकोनॉमी टू द वर्ल्ड। अब इंडिया ने ये एलपीजी का जो कंसेप्ट है, एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे जब इंडिया ने अपनी मार्केट को दुनिया भर के लिए ओपन किया था। अब इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले अगर आप यहाँ पे मार्केट ओपन करते हो, इसका मतलब आप फॉरेन कंपनीज को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो दूसरे देश की जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं वो सब आपके यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं। इंडियन कंपनी जो है इनको भी एक्सेस मिल रहा है ग्लोबल मार्केट में जाने का, ट्रेड करने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का, ये भी जा रहे हैं दूसरे देशों में, है ना, अपने बिजनेस रन कर रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी ईजी हो जाता है, काफ़ी चीप हो जाता है। इसके अलावा आईटी, सॉफ्टवेयर, बीपीओ सर्विस सेक्टर, इन सभी सेक्टर के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, और प्राइवेट सेक्टर और कंपटीशन दोनों ही बढ़ जाते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कंपटीशन बढ़ने का मतलब बुरा नहीं होता, कंपटीशन बढ़ने का मतलब अच्छा होता है। क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, एक तो आपके पास बेटर चॉइस होती हैं, बेटर ऑप्शंस होते हैं, प्लस बेटर प्राइस में भी चीज़ें मिलती हैं, है ना। नेक्स्ट है अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या क्या हैं इसके? पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज, यानी नो डाउट एफडीआई है, मार्केट ओपन हो गई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गया है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी। ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी सिटीज़ में, सर्विस सेक्टर्स में, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों बेटर होंगे, कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा चॉइस और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे। अभी तो क्या है कि मान लो कि आपके पास एक ही कोई कंपनी है, वही कोई पर्टिकुलर चीज़ सेल कर रही है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, वो सस्ती है या महंगा कुछ भी बेच रही है, आपको वो चीज़ अगर चाहिए तो खरीदनी पड़ेगी। बट इसमें क्या होता है ग्लोबलाइजेशन में कि यहाँ पे आपके पास दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, आप एक ही चीज़ की आपको बेचने वाली हज़ारों कंपनियां मिल जाएंगी, तो आप बेटर चॉइस, बेटर प्रोडक्ट, बेटर सर्विस, बेटर गुड्स, बेटर प्राइस पे सब कुछ ले सकते हो। ठीक है, सो इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, तो हम यहाँ पे हिस्सा बनते हैं ग्लोबल इकोनॉमी का। अब आते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स के ऊपर। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है? पहला, स्मॉल इंडस्ट्रीज और फार्मर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कंपटीशन की वजह से। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो एमएनसी सेटअप हो गई, एफडीआई हो गई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गई, इन सब में जो पुअर और लेबर जो है ना, जो फार्मर है, उन्हें फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, उन्हें नुकसान होता है, क्योंकि अब हमारे पास बेटर चॉइस है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ही देश के जो किसान हैं उनसे फिर चीज़ें नहीं ले रहे हैं, और हम बाहर के देशों से और सस्ते में चीज़ें मंगा रहे हैं। ठीक है, सो ये भी एक फैक्टर है यहाँ पे जो कि काफ़ी नेगेटिव है। नेक्स्ट है इनकम इनक्वालिटी इंक्रीज, यानी रिच और रिच होते जा रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट पुअर, उनका क्या? इनफॉर्मल से जो इनफॉर्मल सेक्टर है, यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, उनको जॉब इनसिक्योरिटी होती है ना। डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फॉरेन कंपनीज के ऊपर, कैपिटल बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है इंक्रीज हो जाता है, रीजनल इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कोई एमएनसी सेटअप करनी हो, फैक्ट्री हो, प्लांट हो, कुछ भी हो, वो सब अर्बन एरिया में ही होता है, रूरल एरिया को बिल्कुल नेग्लेक्ट ही कर दिया जाता है। ठीक है, यही फिर माइग्रेशन का कारण भी बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द बेसिक मिनिमम नीड्स अप्रोच टुवर्ड्स ह्यूमन डेवलपमेंट। ये भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। बेसिक मिनिमम नीड्स अप्रोच टुवर्ड्स ह्यूमन डेवलपमेंट। अब मेरे को एक बात बताओ, बेसिक मिनिमम नीड अप्रोच में क्या आता है, या फिर एचडीआई में हम क्या देखते हैं? देखो, बेसिक मिनिमम नीड अप्रोच में आती हैं 3 चीज़ें। आपके पास खाने को खाना है,
ठीक है, आपके पास रहने को घर है, छत है, और तीसरा आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं। ये है एक व्यक्ति की, एक इंसान की बेसिक मिनिमम नीड अप्रोच। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर हम क्या देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, है ना, और लिटरेसी को देखते हैं, और एक चीज को और देखते हैं, है ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे। सो ये कह रहे हैं द बेसिक मिनिमम नीड्स अप्रोच सेज दैट डेवलपमेंट शुड फर्स्ट मीट बेसिक ह्यूमन नीड्स। भाई डेवलपमेंट तब होगी जब आप बेसिक नीड्स को फुलफिल कर लोगे। आप दुनिया भर की रोड बना रहे हो, हाईवे बना रहे हो, बट लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो गाड़ी खरीद के उस पर चला सके, तो क्या ही फायदा है उस हाईवे का। तो पहले देश से पॉवर्टी हटाई जाए, है ना, बाद में ये सारी चीजें बनाई जाए, बट नो डाउट हाईवे अच्छे हैं, ठीक है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ अलोन इज नॉट इनफ फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी नहीं है ना। अब आते हैं बेसिक मिनिमम नीड्स पे। क्या है बेसिक मिनिमम नीड्स? फूड, यानी कि एक व्यक्ति के पास इनफ फूड है, यानी कि वो 3 नहीं तो एटलीस्ट 2 टाइम की, 1 टाइम की मील तो ले ही पा रहा है, साफ पीने का पानी मिल रहा है, उसको कपड़े मिल रहे हैं, उसके पास घर है, बेसिक हेल्थ केयर है। ये नहीं है कि कोई किसी बीमारी से मर रहा है और उसके पास कोई दवाई नहीं है, राइट, या फिर कोई आसपास हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, एक्सेस नहीं है, या अफोर्ड नहीं कर सकता। प्राइमरी एजुकेशन सबके पास है, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। मेन आइडिया क्या है इस अप्रोच का, है ना, ये कह रहे हैं दैट एवरी पर्सन शुड गेट अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर बेसिक सर्विस फॉर ऑल, स्पेशली द पुअर। फोकस इज ऑन पीपल, नॉट ओनली इनकम। यानी कि सिर्फ इनकम के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें लोगों के ऊपर भी ध्यान देना है ना, हमें अपने देश के लोगों के ऊपर भी ध्यान देना है, सिर्फ इनकम के ऊपर नहीं। हमें पॉवर्टी खत्म करनी है, हमें हंगर, भुखमरी सी जो है ये, इसको खत्म करना है ना, इनइक्वालिटी को हमें खत्म करना है। ये हमारे मेन एम होने चाहिए, राइट। अगर लोग हेल्दी रहेंगे, पॉवर्टी नहीं होगी, लोगों को एजुकेशन का एक्सेस मिल पाएगा, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे जाके मतलब बड़े बड़े फील्ड्स में जाएंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, तो इनकम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, एक व्यक्ति की फैमिली के लिए भी, उसकी कम्युनिटी के लिए, उसके स्टेट के लिए, उसके कंट्री के लिए, सबके लिए। तो हमें पहले ये इन सब चीज़ों पे काम करना होगा, है ना। इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प्स इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, लीड्स टू हेल्दी, एजुकेटेड, प्रोडक्टिव सिटीजन। इसमें क्या होता है कि जब आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो ना, तो फिर आप इंश्योर करते हो कि एक व्यक्ति की जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो रही है, अच्छी हो रही है। एक व्यक्ति, एक पर्सन, एक फैमिली हेल्दी, एजुकेटेड, प्रोडक्टिव सिटीजन जो हमें दे रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट्स इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस? नीड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट एंड फंड्स। अब लिमिटेशन यही है कि जब तक सरकार फंड्स प्रोवाइड नहीं करती है, जब तक सरकार सपोर्ट नहीं दिखाती है, तब तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी, है ना। डिफिकल्ट टू रीच ऑल पीपल इक्वली, समटाइम्स इग्नोर्स पीपल पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। कंक्लूजन क्या है? द बेसिक मिनिमम नीड्स अप्रोच इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रू ह्यूमन डेवलपमेंट। इट इंश्योर्स डिग्निटी एंड बेसिक राइट्स फॉर एवरी इंडिविजुअल। अभी कह रहे हैं जो बेसिक मिनिमम नीड्स अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रू ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। ये इंश्योर करता है डिग्निटी और बेसिक राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल। कुल मिला के यहाँ यही कि सरकार को कुछ काम करना चाहिए, फंड्स वगैरह, सपोर्ट्स वगैरह, सपोर्ट या फिर वेलफेयर स्कीम्स वगैरह, पॉलिसी, लॉ, ये सारी चीज़ें लानी चाहिए, जिससे कि देश से गरीबी जाए, लोग बेहतर जिंदगी जी सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया एंड विमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच। ह्यूमन डेवलपमेंट हम अभी पढ़ के आए हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है मीन्स इम्प्रूविंग पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, नॉट ओनली इनकम। सिर्फ इनकम बढ़ाने का ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं कहते। आपकी बहुत अच्छी इनकम है, आप अपनी फैमिली में इकलौते हो, कल को आपको हार्ट अटैक आ जाएगा या फिर भगवान न करे कुछ भी हो जाए, किसी को भी, मतलब किसी को ना हो बट एग्जाम्पल है, तो क्या क्या होगा उस इनकम का, ये बताओ, है ना। सिर्फ इनकम पे ध्यान नहीं देना है, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो जी रहे हैं उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। सो इट फोकस ऑन हेल्थ, it focus on education, it focus on standard of living. So India has made progress in literacy, life expectancy and income. अब ये जो होता है HDI, मतलब ये सारी चीज़ें कैसे देखी जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली कैसे देखा जाता है। अब एक बात बताओ, एक देश के अंदर अगर लोगों, मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कुछ ऐसा है कि लोग 40-50 की उम्र में मर रहे हैं, यानी कि वो अच्छा खा नहीं रहे हैं, या फिर तो वो बीमार हो रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल्स नहीं है, दवाई नहीं है। बट वहीं पे अगर एक देश है जहाँ पे लोग अच्छा 70-80-90 तक जी रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, दवाई हैं, लोग अच्छा खा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, मस्त लाइफ जी रहे हैं, खुश हैं, है ना। तो कौन सा वाला देश आ गया है? बाद वाला, राइट। एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, स्किल प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा बनाने चाहिए, कॉलेजेस बनाने चाहिए, स्किल प्रोग्राम्स शुरू करने चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ सर्विस लाइक हॉस्पिटल, वैक्सीनेशन एंड मेटरनल केयर। ओके,
गवर्नमेंट स्कीम हेल्प पुअर पीपल, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि ये लोगों को, पुअर पीपल को, यानी जो पुअर पीपल हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको हेल्प करती है एजुकेशन, फूड, हेल्थ, हाउसिंग, इन सब के लिए। ये कुछ ऐसे एग्जांपल ले लो कि जैसे मिड डे मील वाला कंसेप्ट आया था, तो वो उसमें क्या हुआ था कि वो उत्तराखंड से शुरू हुआ था। तो बच्चे ना स्कूल नहीं जाते थे, है ना, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे, पढ़ना नहीं चाहते थे, बचते थे मतलब, सॉरी, है ना, तो पढ़ना नहीं चाहते थे या फिर कोई भी और कारण होता था, तो मिड डे मील चलाई गई, जिसमें क्या हुआ कि बच्चों को इस लालच में स्कूल बुलाया जाए कि अगर आप स्कूल पढ़ने आते हैं तो आपकी अटेंडेंस भी लगेगी, प्लस आपको 1 समय या 2 समय का खाना भी मिलेगा। और वो खाना बनाएगा कौन? वो खाना बनाएंगे दलित विमेन्स, जिससे कि क्या होगा, विमेन एम्पावरमेंट भी यहाँ पे होगा, दलित कास्ट भी अपराइज होगी, और जो आपका बच्चे हैं वो भी भले ही खाने के लालच में बट स्कूल आएंगे, तो वहाँ पे बच्चों को हेल्दी खाना भी मिलेगा और बच्चे पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगता है। नेक्स्ट है स्टिल मेनी प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, मालन्यूट्रिशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये चीज़ें देखो अभी भी हैं, जड़ से तो नहीं ही गई हैं, जड़ से क्या मतलब बहुत ज़्यादा ही है। सो बिग गैप्स बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज एंड बिटवीन स्टेट्स। रूरल एरिया, अर्बन एरिया, स्टेट्स में काफ़ी मेजर हमें मतलब काफ़ी बड़ा जो गैप है वो देखने को मिलता है। इंक्लूसिव ग्रोथ इज नीडेड सो दैट ऑल पीपल बेनिफिट फ्रॉम डेवलपमेंट। एक ग्रोथ की ज़रूरत है जिससे हर किसी को फ़ायदा हो, सिर्फ एक सेक्टर को नहीं हो, एक सेक्शन को नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट है WID, यानी कि विमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच। अब इसमें देखो जेंडर इक्वालिटी की बात है, बहुत साफ सीधी सी बात है। ठीक है, इतना लंबा इसको हम नहीं लेके जाएंगे क्योंकि बहुत सिंपल सी बात की गई है। विमेन इन डेवलपमेंट यानी कि जब आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो फिर आप जेंडर इक्वालिटी रखो, यानी कि जैसे आप मेंस को ट्रीट कर रहे हो ऐसे विमेन्स को, जो अपॉर्चुनिटी मेंस के पास है वो विमेन्स के पास है। ठीक है, बस इतना ही सिंपल है, हम इसको ऐसे थोरोली रीड कर लेते हैं। So, women in development approach focus on including women in the development process. It started to highlight that women were ignored in development planning. भाई देखो, मैंने अभी बताया था ना कि पहले के टाइम पे वुमेन्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता था, तो इसलिए ये हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी था। मेन एम यही है कि जो वुमेन्स पार्टिसिपेशन है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी में वो इंक्रीज हो, वो बढ़े। साथ ही साथ इट सपोर्ट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मेन। ठीक है, नेक्स्ट encourages women access to job, credit and training and education, helps women to become economically independent. It improved women's visibility in development programs. क्रिटिसिज्म क्या है? इट फोकस मोर ऑन एडिंग women, नॉट ऑन चेंजिंग जेंडर इनइक्वालिटी। देखो, मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताना चाहती हूँ सभी लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस चीज़ को थोड़ा समझें कि जब भी हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो हम हमेशा सोचते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पे विमेंस की बात कर रहे हैं। जी नहीं, जेंडर इक्वालिटी के अंदर दोनों जने आते हैं। बहुत बार एक ही एग्जांपल दे चुकी हूँ, आज फिर से वही रिपीट करूँगी। एक छोटा सा एग्जांपल है कि जिस प्रकार से जो विमेन्स हैं, जो भी उनके साथ क्राइम होता है उसके लिए कानून बनाए गए हैं। क्राइम अभी भी हो रहा है, बढ़ ही रहा है, और वो कानून कहाँ है मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन हैं उनके खिलाफ भी, उनके मतलब काफ़ी जो क्राइसिस हैं, या फिर कह लो क्राइसिस तो नहीं कहेंगे, मतलब जो भी केसेस हैं, सॉरी, जो केसेस हैं वो हमें बहुत देखने को मिले लास्ट ईयर। तो मेंस के लिए भी कुछ ऐसे रिजिड लॉज होने चाहिए कि अगर किसी जो मेन है उसके साथ अगर ये चीज़ हो रही है कुछ भी गलत, तो फिर उसके लिए भी फिर सज़ा मिले सामने वाले को, है ना। तो ये होता है जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि आप यहाँ पे सिर्फ विमेन्स की बात नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे बात कर रहे हो दोनों वर्ग की। लेकिन ये जो हमारा टॉपिक था, इसमें हमने क्या बात करी है? विमेन इन डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट में हमें विमेन्स को भी साथ लेकर चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एग्जामिन द रोल ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत के अंदर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का क्या रोल है बताओ। पहले तो पीपल चूज द गवर्नमेंट, यानी कि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट करते हैं हमारे लीडर्स को थ्रू वोट, राइट। हम यहाँ पे वोट करते हैं इलेक्शंस के थ्रू, जो रेगुलर इलेक्शंस होते हैं 5 साल में, वहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, फिर वो हमारे बिहाफ पे हमारे लिए काम करते हैं, लॉ पॉलिसी बनाते हैं। नेक्स्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि हर व्यक्ति कानून की नज़रों में एक समान है, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है, जहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, ये सारे जो फ्रीडम्स हैं ये मिलते हैं, और किसी जो गवर्नमेंट की फॉर्म है उसमें नहीं मिलता है। मोनार्की में नहीं होता है, राजतंत्र में नहीं होता है, एरिस्टोक्रेसी में नहीं होता है, नियोक्रेसी में नहीं होता है ना, और ओलिगार्की में, मतलब किसी में भी नहीं होता है। नेक्स्ट है पब्लिक पार्टिसिपेशन, सो पीपल कैन टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स थ्रू वोटिंग। हम यहाँ पे वोट करके हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, राजनीति में हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की कोई अच्छी बात आई है हम उसको सपोर्ट करेंगे, नहीं आई तो डिबेट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और अपोज करेंगे। मूवमेंट्स भी कर सकते हैं। ये सब एक्टिव और इनएक्टिव या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से हम पार्टिसिपेट तो हर कोई कर ही रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि कोई भी जो दूसरी जो डेमोक्रेसी से हटके जो भी गवर्नेंस की फॉर्म है वहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। बट क्योंकि यहाँ पे हमने वोट दिया है, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ किया है, तो उनका काम है कि वो हमारे लिए काम करें, और नहीं कर रहे हैं तो हमारा भी काम है हम उनसे सवाल पूछें, और फिर उनका काम है कि वो हमारे प्रति जवाब दे रहे हैं, आंसरेबल रहें। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस, और हाँ अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर हम उनको रिमूव कर देंगे 5 साल बाद, राइट। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस। सो डेमोक्रेसी हेल्प करता है वीकर सेक्शंस को, उनको रिजर्वेशन देता है, वेलफेयर स्कीम लेके आता है, जिससे कि कोई भी जो वीकर सेक्शन है, अब कोई भी हो, वो ऊपर उठ सके। ठीक है। नेक्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और वही यूनिटी है। ठीक है। यानी कि इतने सारे रिलीजन है, लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, इतने सारे फेस्टिवल मनाने वाले लोग हैं, अलग अलग रीजन के लोग हैं, सब एक साथ प्यार से रह ही रहे हैं। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि जो पावर है यहाँ पे उसका सेंट्रलाइजेशन नहीं किया गया है, केंद्रीकरण नहीं किया गया है यहाँ पे। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, यानी कि जो पावर है उसका डिवीजन किया गया है। ग्रास रूट लेवल पे भी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा पंचायत एंड विलेजेस एंड इन अर्बन एरियाज वी हैव म्यूनसिपैलिटीज, जिससे कि ग्राउंड लेवल तक जो चीज़ें हैं वो मतलब फ्रीडम है सबके पास कि अपना काम करें वो, या फिर जो पावर है वो ग्राउंड लेवल तक शेयर की गई है। नेक्स्ट है पीसफुल चेंज ऑफ पावर, यानी कि गवर्नमेंट चेंज थ्रू इलेक्शंस नॉट वायलेंस। डेमोक्रेसी के अंदर हम यहाँ पे कोई रेवोल्यूशन नहीं लेके आ रहे हैं, हम यहाँ पे कोई वायलेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं। पीसफुल तरीके से हम जो भी इलेक्शन होंगे उनमें जिसको चाहें उसको वोट करेंगे और सरकार बदल देंगे, है ना। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन महान है, संविधान महान है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड एवरीवन मस्ट फॉलो इट। कोई भी हो, नेता हो, डॉक्टर हो, पुलिस हो, लॉयर हो, मैं हूँ, आप हो, हम सभी को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है क्योंकि वो सुप्रीम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। इसमें है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में। ठीक है, आप रीड कर लेना। चलो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? आज के टाइम पे आप रिसोर्सेज को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ कर रहे हो कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी इसके इंडिकेटर्स की बात करते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। सो डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग फ्यूचर नीड्स, यानी कि आप डेवलपमेंट कर रहे हो, इकोनॉमिकली ग्रो रहे हो, बट आप फ्यूचर नीड्स को भी हार्म नहीं कर रहे हो। देखो, सबसे जो सेफ एग्जांपल इसका है, जो मैं आपको हमेशा देती हूँ, वो यही है कि अगर आप आज के टाइम पे हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, काम के लिए अपनी जो गाड़ी और बाइक वाइक इनको लेके निकल जाते हैं, तो आप सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं बढ़ा रहे हैं, आप पोल्यूशन भी बढ़ा रहे हैं, और आप जो ऐसे बहुत कीमती जो रिसोर्सेज हैं, पेट्रोल जैसे, आप इन सबको भी ख़त्म कर रहे हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके पास सिर्फ बैलगाड़ी या फिर इलेक्ट्रिक चीज़ें ही रह जाएं, है ना, वो सिर्फ किताबों में पढ़ें कि अच्छा पेट्रोल भी हुआ करता था। सो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग फ्यूचर नीड्स। अगला है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि क्लीन एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। अगला है सोशल इक्वालिटी, यानी कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो मैंने अभी आपको बताया, सोलर, विंड, वाटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ओवर यूज ऑफ कोयल एंड ऑयल। ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन पॉवर्टी, बेटर इनकम लोगों को देना, बेटर जॉब्स मिलना, बेसिक नीड्स सबकी पूरी होना, ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आता है। आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि आप सोसाइटी के, समाज के या देश के किसी एक वर्ग को लेके आगे बढ़ते रहो कि अरे वही बहुत डेवलपमेंट हो गया। नहीं, वो डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि 4 लोग खुश हैं तो 4 करोड़ लोग गरीबी में रो रहे हैं, है ना। 4 लोग 7 स्टार में खा रहे हैं तो 4 करोड़ लोग नहीं कुछ खा रहे हैं, वो भूखे हैं, है ना। 4 लोगों का अगर 7 स्टार 5 स्टार कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ पे कुछ चल रहा है, ऑपरेशन या जो भी, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे मर रहे हैं, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पॉवर्टी को ख़त्म करना भी आता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, गुड हेल्थ इंश्योर करना, एजुकेशन, हाउसिंग, सैनिटेशन, इंटर जनरेशनल इक्विटी, सो फ्यूचर जनरेशन शुड ऑल्सो मीट देयर नीड्स, एंड सस्टेनेबल कंजप्शन, यानी लेस वेस्ट, रिसाइकलिंग एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। कितने टाइम लगता है, अगर आप कमरे से बाहर जा रहे हो तो आप लाइट्स फैन सब ऑफ कर दो, दोबारा आके चला लेना, कितने टाइम लग जाएगा, है ना। नेक्स्ट है डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग वर्ल्ड। इसको कुछ ऐसे समझो, ये ना ब्लेम गेम है। ब्लेम गेम यानी नॉर्थ साउथ डिबेट या नॉर्थ साउथ डिवाइड। अब क्या है कि जो नॉर्थ की कंट्रीज हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, जो रिच हैं, जिनके पास सब कुछ है, वो साउथ की कंट्रीज को बोलती हैं कि भाई तुम सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों नहीं करते हो, कितना पोल्यूशन कर रहे हो। साउथ की कंट्रीज बोलती हैं कि जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, और आप चुप रहिए क्योंकि आप
इन्हीं सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, ओवर यूज करके आज डेवलप हुए हो, इतने अमीर हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं। सो अब डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। जो नॉर्थ की कंट्रीज हैं वो दे आर ऑलरेडी इकोनॉमिकली रिच, वो बहुत अमीर है ना। और अब इसीलिए क्योंकि सब कुछ उनको मिल गया है, तो अब वो फोकस करती हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर। स्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल लॉज वो लाना चाहती हैं, प्रमोट करती हैं क्लीन एनर्जी को, लो कार्बन ग्रोथ को, और डेवलपिंग कंट्रीज को बोलती हैं कि भाई तुम कम एमिशन करो, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज, साउथ की कंट्रीज, ये भी लड़ रही हैं पॉवर्टी से, बेरोजगारी से, अनएम्प्लॉयमेंट से, है ना। ये अभी भी एजुकेशन, हेल्थ, जॉब को लेके बैठे हुए हैं, राइट टू डेवलपमेंट की डिमांड कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, और ये बोलते हैं डेवलप्ड कंट्रीज को दैट यू कॉज्ड मोर पोल्यूशन इन द पास्ट, तुमने बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर दिया पास्ट में, और अगर तुम चाहते हो कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, है ना, सस्टेनेबिलिटी के साथ चले, तो हमें फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दो। और इस चीज़ को लेके मीटिंग्स भी हुई हैं, और एक पर्टिकुलर अमाउंट भी जो फंड का है, मैं पहले बता चुकी हूँ, अभी थोड़ा ब्लर हो रहा है, कि वो तय किया गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को इतना फंड या टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देंगी जिससे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? पहला है हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो इकोनॉमी है वो 1991 में, यानी कि जब हमने एलपीजी वाला मॉडल जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला, तब से ये जो चीज़ है काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है। मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी जो फॉरेन कंपनीज हैं अब वो इंडिया के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं। ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो काफ़ी एक्सपेंड होती जा रही हैं। इंक्रीज इन जॉब्स, यानी कि न्यू जॉब्स आ रही हैं आईटी में, सर्विस में, इंडस्ट्रीज में। बेटर क्वालिटी गुड्स, यानी कि अब लोगों के पास ज़्यादा चॉइस है, बेटर प्रोडक्ट्स हैं कंज्यूमर्स के पास। बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स, यानी जो इंडियन गुड्स हैं अब आप उनको दुनिया भर में जाके बेच सकते हो। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर आ रही है, स्किल्स भी यहाँ पे आ रही हैं। नेगेटिव क्या है? इंक्रीज इन इनइक्वालिटी, अगेन रिच बिकम रिचर, पुअर रिमेन पुअर, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इन सम सेक्टर्स, यानी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो बेचारी सफर करती हैं क्योंकि वो कंपटीशन में नहीं झेल पाती हैं। एग्रीकल्चर अफेक्टेड, यानी जो फार्मर्स हैं उनको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ता है, प्राइस प्रॉब्लम्स भी होते हैं। नेक्स्ट है रीजनल इम्बैलेंस, यानी जो बिग सिटीज़ हैं वो ज़्यादा फास्टर जो है डेवलप हो रही हैं विलेजेस से, क्योंकि विलेजेस की तरफ मेरे को ऐसा लगता है कि कोई ध्यान इतना नहीं देता है ना। उनको लोग ये सोचते हैं कि चलो उनको खेती बाड़ी में रहने दो, राइट। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंपनी, सो इकोनॉमी बिकेम मोर ग्लोबल डिपेंडेंट, एंड रिडक्शन इन गवर्नमेंट सपोर्ट, सब्सिडीज एंड वेलफेयर रिड्यूस्ड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा, और मेंबरशिप भी ज्वाइन कर ली होगी, जो कि बहुत ही रीजनेबल है। ये एक तरीका है अपना सपोर्ट दिखाने का, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडीओटिक। आपका लास्ट एग्जाम है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक।